हिट पिट कहानियों में आपका स्वागत है। भारत की आज़ादी, विदेशी लड़की से प्यार और गांधी जी से मतभेद, जानिए सुभाष चंद्र बोस की कहानी। दोस्तों, आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त और वीर पुरुष थे। देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान है। सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उस समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे खूब प्रचलित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस को लोग प्यार से नेताजी कहकर बुलाते थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। जानकीनाथ बोस उस समय के एक प्रसिद्ध और जाने माने वकील थे। सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ और प्रभावती देवी की कुल 14 संतान थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। सुभाष चंद्र बोस स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक की शिक्षा तक हमेशा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दर्शन शास्त्र में स्नातक की शिक्षा हासिल की। सुभाष चंद्र बोस उस समय सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों में खराबी होने के कारण सेना ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। साल 1919 में सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए तैयारी की। साल 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी और चौथा स्थान हासिल किया। इस तरह सुभाष चंद्र बोस एक ICS अधिकारी बन गए। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के अनुयायी थे। जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो वह व्यतीत हो उठे। उन्होंने देश की आज़ादी कराने की ठान ली। ऐसे में उनके लिए अंग्रेजों की गुलामी करना मुश्किल था। यही कारण है कि साल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जल्द ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस के नेताओं ने उसका पुरजोर विरोध किया। उस समय महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज्य की मांग के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरे जोर से पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को 6 महीने के भीतर देश छोड़ने के अल्टीमेटम दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस फैसले का महात्मा गांधी सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने विरोध किया, जिसके जवाब में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन दिनों जर्मनी और जापान दोनों ही देश ब्रिटेन के घोर विरोधी थे। जर्मनी जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात वहां हिटलर से हुई। वह अपनी पत्नी के साथ बर्लिन में ही रहने लगे। साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सिंगापुर आ गए। इसके बाद एक जापानी पनडुब्बी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचाया। पूर्वी एशिया में आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार बनाई। सुभाष चंद्र बोस
खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया था। इसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस ने पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों से आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने और आर्थिक मदद करने की अपील की। इसी दौरान उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली चलो का नारा देते हुए सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े और उनकी सेना ने ब्रिटिश हुकूमत को हराकर अंडमान निकोबार द्वीप को आज़ाद करा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी के हार के कारण आज़ाद हिंद फौज का सपना पूरा नहीं हो सका। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस ने रूस से मदद मांगने का निश्चय किया। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से रूस जाने के लिए उड़ान भरी। इस सफर के दौरान सुभाष चंद्र बोस लापता हो गए। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है। आज भी उनकी मौत का रहस्य बना हुआ है। जिस विमान दुर्घटना को उनकी मौत की वजह बताया जाता है, उसका आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में पता लगाने के लिए 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में आयोग बनाया था। इस आयोग को ताइवान सरकार ने बताया था कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। अब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। अब सुभाष चंद्र बोस की निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी थी। दरअसल साल 1934 में सुभाष चंद्र बोस अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रिया गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रियन महिला एमिली सेंकल से हुई। दोनों के बीच जल्द ही प्यार का रिश्ता बन गया। साल 1942 में सुभाष चंद्र बोस और एमिली सेंकल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। उसी साल एमिली सेंकल ने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बेटी का नाम अनीता बोस रखा। दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।